हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लब में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे तथा साथ ही मैं आपको हर क्वेश्चन से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बताऊँगा। जैसे कि हमें खाना खाते समय बात क्यों नहीं करनी चाहिए, यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमें खांसी क्यों आती है और हम एक बार में कितना खाना खा सकते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में ये है मुंह, ये है ग्रास नली, यानी कि ये सारे वो पार्ट हैं जिससे होता हुआ खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। ये है ग्रास नली जिसे ओइसोफेगस कहा जाता है। यह है आमाशय यानी कि स्टमक, इसे हम लीवर कहते हैं। ये पित्ताशय है ग्रीन कलर का, और ये आपको जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये अग्नाशय है यानी पैनक्रियाज है। और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रही है लाइट येलो कलर का, ये छोटी आंत है। और ये जो बाहर जो डार्क येलो कलर का आपको नली दिखाई दे रही है इसे हम बड़ी आंत कहते हैं यानी लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। पहला सवाल, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं। ये देखिए, ये इमेज में आपको दांत दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य के जीवन में 20 दांत कौन से 2 बार आते हैं? दांतों के अध्ययन को हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। और ये मैं दांतों को 4 भागों में बांट देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये जो आगे के 4 दांत हैं नीचे और ये ऊपर के 4 दांत हैं, इसे स्माइली टीथ कहा जाता है और इसे कृतनक भी कहा जाता है, इंसिजर भी कहा जाता है। यानी कि 4 4 8 दांत हो गए इंसिजर के। उसके बाद में ये जो तीखे वाले दांत दिखाई दे रहे हैं आपको चारों तरफ, ये 4 दांत होते हैं, इन्हें हम रदनक कहते हैं। इसके बाद के ये जो 2 दांत हैं, इसके जो पास में 2 दांत होते हैं, ये बच्चों में एब्सेंट होते हैं, बच्चों में ये दांत नहीं पाए जाते हैं। इन्हें हम प्रीमोलर यानी कि अग्र चर्वणक कहा जाता है। इसके बाद में जो 2 दांत हैं ये बच्चों में होते हैं, पीछे के जो 2 दांत हैं वो बच्चों में होते हैं, यानी कि टोटल 8 दांत और बच्चों में होते हैं जिन्हें हम मोलर कहते हैं। इसके बाद में जो ये पीछे वाले दांत हैं एक एक और, जिसे हम अक्ल डार्ड कहते हैं यानी विजडम टीथ कहा जाता है, ये बच्चों में एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों में 2 तरह के दांत एब्सेंट होते हैं। एक तो ये अग्रचर्वणक जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं, सॉरी ये वाले दांत जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं, मैं अलग कलर से बता देता हूँ इसे। ये जो है ये बच्चों में एब्सेंट होते हैं जिन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं, और बच्चों में अकल डार्ड भी नहीं होती है। ये वाले दांत एब्सेंट होते हैं, 2 दांत, 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, टोटल 8 दांत ये एब्सेंट हो गए और 4 दांत विजडम टीथ यानी अकल डार्ड वाले एब्सेंट हो गए। तो टोटल जो बच्चों में दांत हुए वो 20 दांत होते हैं। और यही 20 दांत टूटने के बाद फिर से आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं। और इसका हम दंत सूत्र देखें तो दंत सूत्र इस तरह से निकाला जाता है 2102 2102। ये हो गए बच्चों के लिए दंत सूत्र। और यदि हम बात करें बड़ों के लिए तो बड़ों में ये सारे दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। तो हम दंत सूत्र की बात करें तो 2123 2123 अपॉन 2123, ये बड़ों के लिए दंत सूत्र होता है। यानी कि 32 स्थायी दांत होते हैं जिनमें 4 विजडम टीथ होता है, ये विजडम टीथ चर्वणक में काउंट होते हैं। और बच्चों में प्रीमोलर जो दांत हैं ये वाले दांत एब्सेंट होते हैं। इन्हें हम जब 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करके जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल 32 दांत आ जाएंगे। इधर भी हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों के टोटल दांत आ जाएंगे। ये जो आपको ऊपर का जबड़ा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ऊपर का जबड़ा दिखाई दे रहा है इसे ही कहा जाता है मैक्सिलरी जो कि हिलता नहीं है, ये नीचे वाला जबड़ा ही मूव करता रहता है।
इस दांत के ऊपर जो परत लगी होती है, इन दांतों के ऊपर जो परत लगी होती है, इसे ही इनेमल कहा जाता है। ये बहुत ही मजबूत होता है क्योंकि इसमें 0% जल होता है, यानी बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है। दांत जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। हाथी में कुल 26 दांत होते हैं और हाथी में जो बाहर की ओर निकले दांत होते हैं, जो लंबे लंबे 2 दांत निकले होते हैं, वो किन में काउंट होते हैं, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो दांत है ये कृतनक में काउंट होते हैं, जो हमारे सामने वाले दांत हैं 4, ठीक उसी प्रकार हाथी में जो बाहर वाले निकले हुए दांत होते हैं ये कृतनक में यानी इंसिजर में काउंट होते हैं। हाथी के रदनक नहीं होते हैं, यानी हाथी में रदनक वाले दांत नहीं होते हैं। और हाथी में 12 प्री मोलर होते हैं और 12 ही मोलर होते हैं और 2 इंसिजर होते हैं। टोटल हाथी में 26 दांत होते हैं। हाथी में रदनक यानी कि कैनाइन दांत एब्सेंट होता है। बच्चों में सबसे पहले सामने वाले दांत जिसे स्माइलिंग टीथ कहा जाता है, ये सबसे पहले आते हैं, जिसे कृतनक या इंसिजर कहते हैं। इन कृतनक दांतों का कार्य है किसी चीज को काटना, ठीक है। इसके बाद में जो रदनक दांत हैं इनका काम है चीजों को फाड़ना, यानी कि ये दांत हम अक्सर सुपारी की थैली वगैरह को फाड़ने में काम में लेते हैं, इनसे हम काटते हैं। इसके बाद में जो ये 2 दांत हैं इनका काम है चबाना, यानी हल्का हल्का चबाना। उसके बाद में जो पीछे के दांत हैं उनका काम है, जिन्हें हम मोलर कहते हैं, चर्वणक कहते हैं, इनका काम है अच्छी तरह से उसे पीसना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पर। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत कहलाते हैं। तो अभी मैंने बताया हाथी में 26 दांत होते हैं, 2 बाहर की ओर निकले होते हैं और 12 और ये 2 बाहर की ओर, टोटल 26 दांत हैं। 2 बाहर की ओर निकले होते हैं जिन्हें हम इंसिजर यानी कृतनक कहते हैं और 12 है अग्रचर्वणक और 12 ही है चर्वणक, यानी कि हाथी में रदनक दांत नहीं होते हैं, अग्रचर्वणक होते हैं, चर्वणक होते हैं। हाथी में कुल 26 दांत यानी 26 होते हैं और बाहर की ओर जो निकले दांत होते हैं उसे हम कृतनक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आहार नाल की लंबाई होती है, जो हमने बताई थी, आहार नाल जो मुख से शुरू होकर और इस तरह से सीधी आहार, ये फिर से बताता हूँ आपको, जो सीधी होती है मुख से शुरू होकर जो सीधी होती है और आपके आमाशय में जाती है उसे ही हम आहार नाल कहते हैं। इस पार्ट को हम आहार नाल कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इसमें जो भोजन है क्रमांकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है, इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल या पेरिस्टालिसिस भी कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती, ये एक तरह का पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। क्रमाकुंचन का मतलब बताता हूँ, जैसे कि एक पाइप मान लीजिए आप, उस पाइप में इसी के जो छिद्र है इसी के साइज का यदि किसी गोल कांच की गोली को अंदर डालेंगे हम, तो उसे डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम उसे इस तरह से दबाते हुए आगे लेके जाएंगे तो इस तरह की जो गति होती है उसे ही हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है, इसे ही हम ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए, दांत को हम या दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं, लेकिन दांतों के अध्ययन को हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार ग्रंथि की पीएच होती है, तो लार ग्रंथि की पीएच ऑप्शन होगा इसका बी सही, 6.8 होती है लार ग्रंथि की पीएच। इसमें बताऊं, लार ग्रंथ जो लार होती है वो लारी ग्रंथि के द्वारा निकलती है। इसमें 95% वाटर होता है और 5% इसमें टाइलिन यानी एमाइलेज एंजाइम और लाइसोजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा होती है, ठीक है। और लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, क्योंकि इसकी जो पीएच है वो 6.8 होती है लार ग्रंथि की, यानी कि ये लाइटली एसिटिक नेचर का होता है, एसिटिक नेचर का होता है, यानी कि इसमें कोई भी यदि बैक्टीरिया आएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। और लार में श्लेष्मा भी होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे नाक के द्वारा भी निकलता है, वही पदार्थ श्लेष्मा कहलाता है, जिसे म्यूकस कहा जाता है। यह खाने के साथ मिल जाता है और खाने को चिपचिपा बना देता है
और जब खाना मुंह से होता हुआ ग्रास नली से होता हुआ पेट में जाता है तो ग्रास नली में चिपकता नहीं है, वो इसी वजह से नहीं चिपकता है, श्लेष्मा की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा है उसका आंशिक पाचन मुख में होता है, क्योंकि जो एमाइलेज है वो हमारी लार में पाई जाती है और एमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। भोजन में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में लेते हैं भोजन को, लेकिन मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का और वसा का यानी लिपिड का पाचन नहीं होता है। मुख में दवाइयों, जो औषधि लेते हैं, टॉनिक, सिरप, उनका भी पाचन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इन्हें हम, ये है आमाशय, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइट ऑरेंज कलर का, इसे ही हम आमाशय, उदर या पेट कहते हैं। यह अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है। ये सबसे चौड़ा भाग है, इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। खाना इस वाली ग्रास नली से आता है और इसमें पहुंचता है, लेकिन हम जब सांस लेते हैं तो ग्रास नली के ऊपर ढक्कन होता है, जो ग्रास नली और पीछे श्वास नली, इसके पीछे ही होती है श्वास नली, उन दोनों के ऊपर ये एक ही ढक्कन काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने को जब हम गिरते हैं तो ये जो ढक्कन है ये श्वास नली पर चला जाता है, जिससे खाना श्वास नली में ना जाए, सिर्फ ग्रास नली में है यानी आहार नाल में होता हुआ इस पेट में पहुंच जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये जो ढक्कन है जो दोनों पे लगा होता है, ये ढक्कन कंफ्यूज हो जाता है और खाना गलती से या खाने का कोई टुकड़ा यदि श्वास नली में चला जाए तो फिर हमें खांसी आती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये जो आमाशय है, इस आमाशय में यानी उदर में भोजन का अस्थायी भंडार होता है, यानी भोजन परमानेंट नहीं रहता है। इसलिए हम खाना कुछ समय बाद फिर से हमें भूख लग जाती है। इसमें खाना 3 से 4 घंटे तक ही रहता है। इसकी क्षमता 1.5 लीटर होती है, यानी कि हम खाना जो है 1.5 लीटर तक खाना एक बार में स्टोर करके रख सकते हैं हमारे पेट में। अब लीटर में क्यों? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि यहाँ से पचता हुआ बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में इसमें आता है। इस आमाशय में, ये आमाशय है, इसके 3 भाग हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग को हम पाइलोरिक कहते हैं, बीच वाले भाग को फंडस और तीसरे भाग को हम कार्डिक कहते हैं। इसमें हमें यहाँ पर एक परत होती है जिसे हम म्यूकोसा या श्लेष्मा कहते हैं। इसके कारण इसमें जो HCl निकलता है उससे खाना पच जाता है और इस आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी कि जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है वो इसी म्यूकोसा परत पर ही पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ जो कि जठर रस का स्त्रावण करती है। इस जठर रस में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल होता है। उसके अलावा HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और म्यूसिन भी होता है। जो HCl है इसे हम हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें जन्म के साथ हमें मिलता है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन जो है वो पेप्सिन और रेनिन की फॉर्म में ना रहकर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की फॉर्म में रहता है। ये जो HCl है ये है उस पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में बदल देता है। पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और जो रेनिन है वो दूध की प्रोटीन कैसिनोजन को कैसिन प्रोटीन में बदल देता है। जो कैसिन प्रोटीन है उसी के कारण भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि गाय के दूध का रंग पीले होने का कारण है कैरोटीन, जिसे अब राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध में पोषक तत्व होता है, उसे लैक्टोस कहते हैं। एक होता है जठर रस में म्यूसिन, जो कि जठर रस की अम्लता को कम करता है। HCl की pH 1.5 से 1.8 होती है, यानी कि बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये HCl निकल कर उस खाने को पचाने का काम करता है, यानी कि ये पेप्सिनोजन और रेनिन को एक्टिव करता है, जिससे वो पेप्सिन और रेनिन हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। यदि हम खाना ज़्यादा खाएंगे तो HCl ज़्यादा निकलेगा तो हमारे पेट में जलन होती है और जलन होने के कारण ही हम इनो पीते हैं।
ये इनो होता क्या है, रियल में इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2 होता है। हम इसको लेते हैं जो कि क्षारीय होता है, और HCl अम्लीय होता है। जब हम HCl के लिए हम इनो को लेंगे यानी क्षारीय को लेंगे तो ये मिलकर MgCl यानी कि नमक और जल बनाएगा, उससे हमारे पेट में जलन कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अम्ल को हार्मोन भी कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया HCl को हार्मोन भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि हमें जन्म के साथ ही मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोजन का सर्वाधिक पाचन मनुष्य के किस अंग में होता है? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन मनुष्य के छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जो विलाई होती है, जिसे हम रसांकुर कहते हैं, उसके ऊपर सूक्ष्मांकुर होता है माइक्रोविलाई, जिसे ये छोटी आंत है, इसमें इस अंगुली नुमा संरचना होती है, उसके ऊपर छोटे 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 रस्से लगे होते हैं, जिसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इनके द्वारा इन भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो सर्वाधिक अवशोषण या सर्वाधिक जो पाचन है वो इसी में ही होता है, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर होती है। ये फिट में बात करें तो 20 से 25 फीट होती है। इस छोटी आंत में जो आंत रस निकलता है उसकी pH 8 से 8.5 होती है। और भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, जिसे हम ड्वेडेनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं। ये देखिए, ये छोटी आंत है, इसी में ही सबसे ज़्यादा पाचन होता है, जिसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर होती है। 6 से 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई जो है वो 6 से 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, लेकिन pH की बात करें तो 8 से 8.5 इसकी pH होती है। यानी कि भोजन का जो पाचन है वो क्षारीय माध्यम में पचना शुरू हो जाता है यहाँ से। इससे ऊपर जो लीवर है, इससे ऊपर जो आमाशय है, वहाँ तक अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है, और आमाशय के नीचे भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी pH 6 से 7.5 इसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर होती है, लेकिन pH इसकी 8 से 8.5 होती है। बड़ी आंत की लंबाई पूछे तो 1.5 मीटर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और वजन के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का वजन के आधार पर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आंतरिक अंग, तब भी यकृत आएगा। 1500 ग्राम इसका वजन होता है यकृत का, लीवर का। उसके बाद में हमारे मस्तिष्क का वजन आता है। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। उसके बाद में हमारे हार्ट का वजन आता है, दिल का वजन आता है 250 से 350 ग्राम। और उसके बाद में किडनी का 300 से 350 ग्राम वजन आता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि लीवर है। यदि मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय आंसर होगा। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मोस्टली किताबों में पीयूष ग्रंथि दिया गया है, लेकिन इससे छोटी भी होती है, पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। यह जो लीवर है इसके 2 भाग होते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। दाएं भाग के अंदर 2 कोशिकाएं होती है, जिन्हें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहा जाता है। इसमें पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, जबकि यूरिन का निर्माण वृक्क में होता है, किडनी में होता है। देखिए, यूरिन जो है उसमें यूरिया भी होता है। यहाँ सवाल है सिर्फ यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कैसे होता है? जो हम प्रोटीन खाते हैं उसमें एमिनो अम्ल जो प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन होता है लीवर में, और वो अमोनिया में चेंज हो जाते हैं। फिर अमोनिया का ब्रेकडाउन होता है
फिर वो वहाँ पर यूरिया बन जाता है। तो लीवर में ही ये सारी प्रोसेस होती है, इसलिए लीवर के अंदर ही यूरिया का निर्माण होता है। और वृक्क यानी किडनी के अंदर जो ये यूरिया है और जो अन्य अवशिष्ट पदार्थ है उनका वहाँ पर बोमेन संपुट के द्वारा निष्कासन होता है, यानी अलग होते हैं, छनते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर यूरिन का निर्माण होता है किडनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन इसका होगा बी, अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है, क्योंकि अग्नाशय के अंदर अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है और बाह्यस्रावी कोशिकाएं होती है, यानी अल्फा बीटा और गामा जो कोशिकाएं होती है जो लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाती है, ये हार्मोन का स्त्रावण करती है। और जो भी कोशिकाएं या जो भी अंग हार्मोन का स्त्रावण करता है उन्हें हम अंतःस्रावी कहते हैं, और जो हार्मोन का स्त्रावण नहीं करता है, किसी अन्य लिक्विड का स्त्रावण करता है, उसे हम बाह्यस्रावी कहते हैं। तो अग्नाशय अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, क्योंकि ये हार्मोन का स्त्रावण करती है, यानी ग्लूकागोन हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, इसीलिए हम इन्हें अंतःस्रावी भी कहते हैं। और ये एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस एंजाइम का भी स्त्रावण करती है, इसलिए हम इसे बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। इस अग्नाशय की खोज लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए इसकी द्वीपिका को हम लैंगरहैंस की द्वीपिका भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो इमेज में मैंने बताया था छोटा सा, उसी ही हम, जो लाइट ब्राउन कलर का था, उसे ही हम अग्नाशय कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है? तो जो अग्नाशय अभी मैंने बताया था, उस अग्नाशय में 3 कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिका की खोज किम्बल और मुर्लिन ने की थी, बीटा कोशिका की खोज बैटिंग बेस्ट ने की थी। ये जो अल्फा कोशिका है यह ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करता है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है हमारे रुधिर में। कैसे बढ़ाता है? जो हम खाना खाते हैं उस खाने में ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में चेंज करता है। जबकि बीटा जो कोशिका है, इसकी खोज बैटिंग बेस्ट ने की थी, ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी कि जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है बीटा कोशिका। हम यदि जिंक युक्त पदार्थ खाएं तो उससे भी इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, जैसे कि मूंगफली, तिल, इनसे भी जिंक पदार्थ का निर्माण होता है शरीर में। गामा कोशिका जो है ये अल्फा और बीटा कोशिका की दोनों की एक्टिविटी चेक करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीटा कोशिका। यह इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। यदि इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे मधुमेह रोग यानी कि शुगर डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है, यानी कि वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। ये वसीय अम्ल में बदल देता है वसा को, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। जबकि एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, एमाइलेज। और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स और फिर न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में बदल देता है। जबकि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे एंजाइम जो है ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ये सारे एंजाइम, ये चारों एंजाइम अग्नाशय में पाए जाते हैं, इसीलिए अग्नाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। यानी कि इसमें प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और स्टार्च सभी का पाचन होता है, इसीलिए हम इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं अग्नाशय रस को। चलते हैं नेक्स्ट पर। किन ग्रंथियों को ब्रूनस ग्रंथियां भी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंत्य ग्रंथियों को हम ब्रूनस ग्रंथियां भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1.5 मीटर, ऑप्शन बी, 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है। फिट में बात करें तो 5 से 6 फीट बड़ी आंत की लंबाई होती है। बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई विशेष पाचन नहीं होता है। इसमें जल, लवण, औषधियों का अवशोषण होता है। क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है इसीलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, अंदनाल, कोलोन और मलाशय।
कोलोन के अंदर ई कोलाई नामक जो जीवाणु होता है वो पचित भोजन को खाता है और उसमें से विटामिन के और विटामिन B12 यानी साइनोकोबाल्मिन का स्टोरेज करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाली जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, यही बड़ी आंत है। इसमें जो स्टार्टिंग का भाग है उसे हम अंदनाल कहते हैं, या इतना सा भाग अंदनाल होता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग पूरा कोलोन कहलाता है और ये लास्ट वाला भाग मलाशय कहलाता है। इसी वाले भाग में जल खनिज लवण का अवशोषण होता है और ई कोलाई नामक जो जीवाणु है वो विटामिन के और विटामिन B12 को भी स्टोर करता है, यहाँ से छटनी करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि लीवर यानी यकृत की जो कोशिका होती है इसे हम हिपेटिक सेल कहते हैं। ये हिपेटिक सेल जो है बहुत बार अपने आप को रिकवर कर लेती है, यानी पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा यदि किसी में होती है तो इस हिपेटिक सेल में होती है, यकृत की कोशिकाओं में होती है। जबकि सबसे कम जो रिकवर की क्षमता होती है वो न्यूरॉन में होती है, जो कि मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं, उनमें सबसे कम बार पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, जबकि यूरिन का निर्माण मैंने बताया किडनी में होता है। ठीक है, लीवर के अंदर एक ब्लड क्लोटिंग में सहायक जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी लीवर में होता है। लीवर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर होता है, उसके बाद में विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12 का भी स्टोरेज होता है। यदि हम धातु की बात करें तो आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम का भी इसमें स्टोरेज होता है। ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ये है खून का थक्का रोकने में सहायक होते हैं। जब भी आपको चोट लग जाती है तो उस समय ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है यह एक्टिव हो जाते हैं, दोनों प्रोटीन हैं, दोनों एक्टिव हो जाते हैं और खून के थक्के को रोकते हैं। एक सवाल और, आपने कभी सोचा होगा कि हमारे शरीर में जो यदि ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है तो हमारे शरीर में खून क्यों नहीं रुकता है, जमता क्यों नहीं है शरीर में? तो एक और लीवर जो है एक और प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हिपेरिन कहते हैं। यह शरीर के अंदर खून के थक्के को बनने से यानी जमने से रोकता है। तो हिपेरिन जो है वो शरीर के अंदर हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, जबकि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जब हमें चोट लग जाती है उस समय ये खून को रोकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही लीवर है, इसी लीवर में जो दायां भाग होता है ये इतना और ये बायां भाग होता है। इस दाएं भाग में ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो कोशिकाएं है जिनसे पित्तरस का निर्माण होता है। और वो पित्तरस, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पित्ताशय। इसमें पित्तरस का स्टोरेज होता है। पित्तरस की pH 7.5 से 8.5 होती है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। ये पित्तरस का संग्रहण इसी पित्ताशय में होता है। यह लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखता है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और जो स्टोरेज है ग्लूकोज बना है, जो उस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जिस समय हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उस समय ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में चेंज करता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पर ये पित्तरस जो है ये अम्लों का अवशोषण करता है। पित्तरस वसा अम्लों का अवशोषण करता है और पित्तरस द्वारा वसा का पाचन करना ही इमल्सीकरण यानी कि पायसीकरण कहलाता है। यानी कि सवाल यदि कोई पूछ ले इमल्सीकरण क्रिया का संबंध किससे है, तो यकृत से है। इमल्सीकरण किसे कहते हैं? पित्तरस के द्वारा वसा का पाचन करना ही इमल्सीकरण यानी कि पायसीकरण कहलाता है। बच्चों के अंदर जो भ्रूण अवस्था होती है उस समय आरबीसी का निर्माण भी इसी लीवर में होता है और बाद में आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, जो कि ये रहा यकृत, इसे ही हम लीवर भी कहते हैं। इसे पीलिया रोग प्रभावित करता है। जॉन्डिस यानी कि जब पित्तरस की अधिकता हो जाती है तो शरीर पर पीलापन, नाखून, आंखें और शरीर पीला पड़ने लग जाता है, उसे ही हम पीलिया रोग जॉन्डिस कहते हैं, जो कि इस लीवर को प्रभावित करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।